इन वर्ब्स को गलती से भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज मत करना, वरना जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं ना, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम लाना है तो वर्ब का सही यूज सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वर्ब का सही यूज सीखते हैं। जिन वर्ब को हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स का काम होता है किसी कंडीशन को डिस्क्राइब करना, किसी की फीलिंग या फिर थॉट को एक्सप्रेस करना, किसी के पास क्या है यह बताना, या कौन क्या देखता है, सुनता है, टेस्ट करता है उसको बताना। याद रखना दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूं, स्टेटिव वर्ब्स जो है कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होती हैं, यानी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होंगी, मेन वर्ब नहीं होंगी ये स्टेटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूं, करेक्ट है। अगर आपने बोला आई एम नोइंग द आंसर तो रॉन्ग हो जाएगा। शी अंडरस्टैंड्स मी, करेक्ट है, अंडरस्टैंड जो है एक स्टेटिव वर्ब है। शी इज अंडरस्टैंडिंग मी बोला तो रॉन्ग हो जाएगा। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, करेक्ट है। आई वॉज फॉरगॉटिंग या आई एम फॉरगेटिंग, हिंदी में हम भले ही बोल देते हैं कि मैं भूल रहा हूं, लेकिन अगर इंग्लिश में बोला ना आई एम फॉरगेटिंग तो ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। अब यूसेज वाइज समझते हैं हम स्टेटिव वर्ब को। पहला यूसेज जो है वो है कंडीशन को डिस्क्राइब करना, और इसके लिए जो एग्जांपल्स हैं वर्ब के वो देख लो। बी की कुछ फॉर्म्स होती है, इज एम आर, वॉज वर। हालांकि इज एम आर वॉज वर कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, ठीक है, पर वो हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है, मेन वर्ब नहीं होता है। सिमिलरली सीम, अपीयर, एग्जिस्ट, रिमेन और स्टे, इन वर्ब्स को हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है। आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। शी वॉज इल, वह बीमार थी। अब सीम का देखिए दोस्तों, सीम का मीनिंग होता है लगना या प्रतीत होना। सीम का मीनिंग होता है लगना या प्रतीत होना, और ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, शी सीम्स हैप्पी, वह खुश लगती है या वह खुश लग रही है। हिंदी में आप चाहे जो मर्जी बोलें, चाहे आप ये बोले वह खुश लग रही है या आप ये बोले वह खुश लगती है, दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस यही बनेगा, शी सीम्स हैप्पी। सिमिलरली एवरीवन सीम्स बिजी टुडे, आज हर कोई बिजी लग रहा है। हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कंटिन्यूअस टेंस में सीम का यूज नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा एवरीवन सीम्स बिजी टुडे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है दोस्तों, ही सीम्स टू बी वेटिंग फॉर समवन, वह लगता है किसी का इंतजार कर रहा है, या ऐसा लगता है कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। तो ये ही सीम्स कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे सीम टू नो द आंसर, लगता है उन्हें आंसर पता है। इट सीम्स टू मी दैट वी हैव नो चॉइस, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इट सीम्स दैट इट विल रेन, ऐसा लगता है कि बारिश होगी। नेक्स्ट है अपीयर। अपीयर सिनोनिम है सीम का ही, यानी कि इसका एक मीनिंग तो यही होता है लगना, प्रतीत होना जिसको हम कहते हैं, और दूसरा मीनिंग है अपीयर का प्रकट होना। प्रतीत होना और प्रकट होना, अपीयर के ये दो मीनिंग होते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, शी अपीयर्स टू बी जेलस ऑफ यू, ऐसा लगता है कि वह तुमसे जेलस है, यानी कि उसे तुमसे जलन होती है, ऐसा लगता है। अ कार सडनली अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, एक कार अचानक से मेरे आगे आ गई, यानी कि एक कार अचानक से मेरे आगे प्रकट हो गई। नेक्स्ट है, शी अपीयर्ड नर्वस इन द इंटरव्यू, वह इंटरव्यू में नर्वस लगी, वह इंटरव्यू में नर्वस लगी। नेक्स्ट है दोस्तों एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है टू बी इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में होना। एग्जाम्पल, डू घोस्ट एग्जिस्ट, क्या भूत होते हैं, क्या भूत होते हैं। आइडियल वाइफ्स एग्जिस्ट ओनली इन फिल्म्स, आइडियल वाइफ्स कहां होती हैं? सिर्फ फिल्मों में होती हैं। एग्जिस्ट को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं दोस्तों, और ये गलती से यहां दो बार ओनली आ गया है, ओनली सिर्फ एक बार ही आना था। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रिमेन।
रिमेन का मीनिंग होता है एक ही स्थान या स्थिति में बने रहना या बाकी रह जाना, यानी कि बच जाना। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हर आइडेंटिटी रिमेन्स अ मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। उसकी आइडेंटिटी क्या है? एक रहस्य बनी हुई है, रहस्य बनी हुई है। नेक्स्ट है, देयर वाइफ्स डिड नॉट लाइक ईच अदर। उनकी पत्नियां एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। हावेवर दे रिमेन्ड फ्रेंड्स फॉर एवर। लेकिन वे हमेशा के लिए दोस्त रहे, हमेशा के लिए दोस्त बने रहे, यानी कि ठीक है। नो वन रिमेन्ड अलाइव इन द एरिया ड्यू टू रायट। रायट का मतलब होता है दंगा, दंगा फसाद जिसको कहते हैं। तो एरिया में कोई भी दंगे की वजह से जिंदा नहीं बचा। एरिया में कोई भी दंगे की वजह से जिंदा नहीं बचा, कोई भी दंगे की वजह से एरिया में जिंदा नहीं बचा। नेक्स्ट है स्टे। स्टे का भी एक मीनिंग तो वही होता है जो रिमेन का, एक ही दशा या स्थिति में बने रहना। और दूसरा मीनिंग होता है ठहरना, रुक जाना, मतलब कि उस जगह से जाना नहीं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आई कैन स्टे अवेक फॉर 48 आवर्स। मैं 48 घंटे जगे रह सकता हूं। मैं 48 घंटे जगे रह सकता हूं। प्लीज स्टे काम। कृपया शांत रहें। प्लीज स्टे काम। आई कुडंट स्टे टू हियर द स्टोरी। मैं कहानी सुनने के लिए रुक नहीं सका। ठीक है, मैं कहानी सुनने के लिए रुक नहीं सका। अगर आपने दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया, इस तरह से बोला, अगर आपको बोलना है कि मैं आपको सुन रहा हूं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम हियरिंग यू। करेक्ट होगा आई हियर यू, आई हियर यू। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूसरा यूसेज स्टैटिक वर्ब का है इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके एग्जाम्पल हैं लव, लाइक, डिसलाइक, हेट, प्रिफर, वांट, नीड, विश, होप, केयर एंड फियर। ठीक है, इन सारी वर्ब्स को हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, शी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। अगर आपने बोला शी इज लविंग मी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली ही लाइक्स म्यूजिक, उसे म्यूजिक पसंद है, करेक्ट है। वह म्यूजिक पसंद कर रहा है बोलोगे, यानी कि ही इज लाइकिंग म्यूजिक, तो रॉन्ग हो जाएगा। आई डिसलाइक वेस्टिंग टाइम, मुझे टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं है। ठीक है। वी हेट क्रिमिनल्स, वी हेट क्रिमिनल्स, हमें क्रिमिनल से नफरत है। नेक्स्ट है प्रिफर। आई प्रिफर कॉफी टू टी। मैं चाय के बजाय कॉफी पसंद करता हूं, यानी कॉफी को चुनता हूं। अगर मेरे पास दो ऑप्शन है टी और कॉफी के, तो मैं कॉफी ही चुनूंगा। ये ठीक है दोस्तों। और याद रखना, प्रीफर के साथ देन नहीं आता है, टू आता है। प्रीफर के साथ देन नहीं आता है, टू आता है। अगर आपने बोला आई प्रेफर कॉफी देन टी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रेफर के साथ हम टू का यूज करते हैं। आई प्रेफर कॉफी टू टी, मतलब मैं मैं चाय के बजाय कॉफी पसंद करता हूं। आई वॉन्ट माई मनी बैक। ठीक है, अब वॉन्ट है वर्ब। आई वॉन्ट माई मनी बैक, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, वॉट डू यू नीड, आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, करेक्ट है। अगर आपने बोला वॉट आर यू नीडिंग, आप क्या चाह रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हिंदी में तो आप बोल सकते हो आप क्या चाह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में आप नहीं बोल सकते कि व्हाट आर यू नीडिंग, ये रॉन्ग होगा। नीड वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। आई विश ओनली गुड थिंग्स फॉर यू, मैं आपके लिए सिर्फ अच्छी चीजों की इच्छा करता हूं। आई विश करेक्ट है दोस्तों। अगर आपने बोला आई एम विशिंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आई एम विशिंग नहीं होता, आई विश होता है। सिमिलरली आई एम होपिंग बोला तो वो सही नहीं है, आई होप करेक्ट है। और यू वॉन्ट चीट मी, मैं आशा करता हूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। नेक्स्ट है आई केयर फॉर यू, मुझे आपकी परवाह है। आई एम केयरिंग फॉर यू बोला तो रॉन्ग हो जाएगा, मैं आपकी परवाह कर रहा हूं। आप हिंदी में तो बोल सकते हैं, पर इंग्लिश में आप ये नहीं कह सकते कि आई एम केयरिंग फॉर यू, ये पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आई डोंट फियर घोस्ट, मुझे भूतों से डर नहीं लगता है, मुझे भूतों से डर नहीं लगता है। अगर आपको बोलना हो कि मैं आपसे डर रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम स्केर्ड ऑफ यू,
ठीक है, या आई फियर यू। लेकिन आप ये नहीं कह सकते आई एम फियरिंग यू। आई एम फियरिंग यू, मैं आपसे डर रहा हूं, ये गलत है। आई फियर यू होता है। या फिर दूसरा तरीका है बोलने का, आई एम स्केर्ड ऑफ यू। पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम फियरिंग यू। फियर को हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं एज अ वर्ब। नेक्स्ट यूसेज है दोस्तों स्टेटिव वर्ब का। हम थिंकिंग या ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, थिंकिंग या ओपिनियन को। उसके लिए वर्ब्स जो यूज होती है वो है नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, सपोज। सपोज का मीनिंग होता है अज्यूम, मान लेना किसी बात को। रिमेंबर, फॉरगेट, रियलाइज, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। और डाउट, ठीक है, किसी बारे में अनश्योर होना, शक करना, संदेह करना, डाउट। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, दे नो मी वेरी वेल, वह मुझे अच्छे से जानते हैं। वह मुझे अच्छे से जानते हैं। दे आर नोइंग मी अगर बोला तो रॉन्ग होगा। दे आर नोइंग मी नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आई बिलीव यू, मुझे आप पर विश्वास है, करेक्ट है। मैं आपका विश्वास करता हूं, करेक्ट है, आई बिलीव यू। अगर आप कह रहे हो मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं, आई एम बिलीविंग यू, ऐसा बोला तो रॉन्ग होगा। आई एम बिलीविंग यू रॉन्ग है दोस्तों। बिलीव वर्ड को हम कंटिन्यूअस टेंस में एज ए मेन वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्या तुम समझते हो जो मैं कह रहा हूं, ये करेक्ट है। अगर आप ये बोल रहे हो क्या तुम समझ रहे हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ऐसे बोला तो ये गलत है दोस्तों। आर यू अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से गलत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग तो नहीं बोलना है आपको, डू यू अंडरस्टैंड बोलना है, या डिड यू अंडरस्टैंड बोल सकते हो, हैव यू अंडरस्टूड बोल सकते हो। पर आर यू अंडरस्टैंडिंग नहीं बोल सकते हो, ठीक है, मीनिंग बदल जाएगा पूरी तरह से। नेक्स्ट है दोस्तों सपोज, ठीक है। डू यू सपोज इट विल रेन, क्या तुम्हें लगता है बारिश होगी, ठीक है, मतलब क्या तुम्हें लगता है बारिश होगी। डू यू अज्यूम कि इट विल रेन, ठीक है। नेक्स्ट है आई डोंट रिमेंबर हर नेम, मुझे उसका नाम याद नहीं है। ये करेक्ट है, आई डोंट रिमेंबर हर नेम। अगर आपने बोला मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है और आप बोलो आई एम नॉट रिमेंबरिंग हर नेम, तो ये रॉन्ग है। आई एम नॉट रिमेंबरिंग हर नेम रॉन्ग है। आई डोंट रिमेंबर हर नेम करेक्ट है। नाउ आई रियलाइज वॉट शी वॉन्टेड, अब मुझे एहसास है। रियलाइज मतलब होता है एहसास होना, पता लगना, एक्सपीरियंस के थ्रू। तो नाउ आई रियलाइज वॉट शी वॉन्ट, अब मुझे एहसास है कि वह क्या चाहती थी। अगर आपने बोला नाउ आई एम रियलाइजिंग, तो ये रॉन्ग है दोस्तों। आई एम रियलाइजिंग रॉन्ग है, आई रियलाइज करेक्ट है। नेक्स्ट है आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। दोस्तों हिंदी में हम कह देते हैं कि मैं आपको नहीं पहचान रहा हूं, मैं आपको नहीं पहचान रहा हूं, या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। लेकिन इंग्लिश में आप इसको नहीं बोल सकते कि आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू, ये रॉन्ग हो जाएगा। या यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग मी, ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट है आई डोंट रिकॉग्नाइज यू या यू डोंट रिकॉग्नाइज मी। मैं आपको नहीं पहचान रहा हूं, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, यू डोंट रिकॉग्नाइज मी। नेक्स्ट है आई डाउट यू, मतलब अनश्योर होना किसी बारे में। तो आई डाउट यू मतलब मैं आपके बारे में अनश्योर हूं, मुझे पक्का नहीं पता कि आप जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे ही आप हो, या जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही कुछ करोगे कि नहीं। आई एम अनश्योर अबाउट यू, ठीक है। आई डाउट यू का मीनिंग है शी डाउट द प्लान, शी डाउट्स द प्लान, ठीक है। उसे डाउट है कि प्लान काम करेगा कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट यूसेज है स्टेटिव यूसेज का possession। क्या है possession, यानी किसके पास क्या है ये बताने के लिए। एग्जाम्पल्स हैं हैव, ओन, possess, belong, contain, include और consist, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, आई हैव टू चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मेरे दो बचपन के दोस्त हैं। मेरे दो बचपन के दोस्त हैं, आई हैव टू चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ठीक है। हैव की ही फॉर्म है हैज और हैड, ठीक है। आप हैज और हैड भी इसी कैटेगरी में समझिए। आई हैव टू चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मेरे दो बचपन के दोस्त हैं।
हैव को जब मेन वर्ब की तरह कंटिन्यूअस टेंस में यूज करोगे ना दोस्तों, तो वहां हैव का मीनिंग हो जाता है कुछ खाना या पीना, खाना या पीना हो जाता है। जैसे आई एम हैविंग कॉफी, मैं कॉफी पी रहा हूं, ठीक है, उसका हैव का मीनिंग वहां पे पोजेशन नहीं होता है, यानी किसी के पास कुछ होना नहीं होता है। किसी के पास कुछ होना के लिए हम हैव कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ओन। दोस्तों ओन का मीनिंग होता है मालिक होना, अधिकार होना, मालिक होना, अधिकार होना। जैसे आई ओन दिस हाउस, मैं इस घर का, इस मकान का मालिक हूं, या इस घर पर मेरा अधिकार है, यानी कि ये मकान जो है ये मेरा है। नेक्स्ट है दोस्तों पजेस। पजेस का मीनिंग भी यही होता है किसी के पास में कुछ होना या उस पे उसका अधिकार होना। जैसे दे लॉस्ट एवरीथिंग दे पजेस्ड इन द फायर, जो भी उनके पास था फायर में उन्होंने लॉस्ट कर दिया, यानी कि खो गया, यानी कि जल के राख हो गया वो सब चीज। अब उनके पास बचा नहीं, जो भी उनके पास था, हर चीज उनकी फायर में जल गई, जो भी उनके पास था, पजेस। नेक्स्ट है दोस्तों बिलोंग। बिलोंग को हम यूज करते हैं तीन अलग अलग तरीके से। पहला तो ये होता है किसी चीज का मालिक होना, किसी चीज का मालिक होना यानी संपत्ति वो किसकी है ये बताता है बिलोंग। और बिलोंग के बाद हमेशा टू आता है, याद रखना दोस्तों, बिलोंग के बाद हमेशा टू आता है। जैसे हु डज दिस कार बिलोंग टू, यह कार किसकी है, कौन है इस कार का मालिक, यह कार किसकी है, हु डज दिस कार बिलोंग टू। नेक्स्ट है डू यू बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। यहां पर बिलोंग टू का मतलब है सदस्य होना, मेंबर होना। दूसरा यूसेज है इसका सदस्य होना या मेंबर होना। डू यू बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, डू यू बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। और बिलोंग टू का एक तीसरा लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित जो यूसेज है वो ये है कि किसी इंसान का बर्थ प्लेस क्या है या होम टाउन क्या है, ये बताने के लिए भी हम बिलोंग टू का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ आई बिलोंग टू गोरखपुर, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूं, यानी कि मेरा बर्थ प्लेस गोरखपुर है। नेक्स्ट है कंटेन। कंटेन का मतलब होता है सम्मिलित होना, शामिल होना। किसी चीज के अंदर कोई चीज होती है उसको, उसके लिए कंटेन का यूज करते हैं। और कंटेन का दूसरा मीनिंग है कंट्रोल, ठीक है, किसी को कंट्रोल करना, किसी चीज को। ईच क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 25 क्वेश्चंस, यानी कि हर क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चंस हैं। कंटेन मतलब होता है किसी चीज में किसी चीज का होना। जैसे यहाँ पे ईच क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 25 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चंस हैं। यहां पर हमने कंट्रोल उसका सिनोनिम ही लिख दिया है दूसरे मीनिंग में कंटेन का। पर मैं आपको कंटेन के साथ बताता हूं ये सेंटेंस। आई कांट कंटेन माई क्यूरियोसिटी, मैं अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक सकता हूं, मैं अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पा रहा हूं। हिंदी में आप ये बोलो चाहे मैं अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पा रहा हूं या मैं अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक सकता हूं, दोनों ही सेंस में सेंटेंस यही बनेगा। आई कांट कंटेन माई क्यूरियोसिटी, आई कांट कंटेन माई क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट है इंक्लूड। इंक्लूड का भी मतलब होता है शामिल होना। एमआरपी इंक्लूड्स जीएसटी, यानी एमआरपी में जीएसटी इंक्लूड होता है, शामिल होता है। एमआरपी में जीएसटी इंक्लूड होता है, यानी कि जीएसटी अलग से नहीं लगता है, एमआरपी के अंदर ही जीएसटी होता है। नेक्स्ट है दे विल नॉट इंक्लूड हिम इन देयर ग्रुप, ठीक है, यहां इंक्लूड का मतलब है शामिल करना। इंक्लूड का यहां मीनिंग था शामिल होना, अब है शामिल करना। दे विल नॉट इंक्लूड हिम इन देयर ग्रुप, वे उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, वे अपने ग्रुप में उसे शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कंसिस्ट। कंसिस्ट का मीनिंग होता है शामिल होना, इसका भी मीनिंग होता है शामिल होना या उस चीज से बना होना। कोई भी चीज जो भी उसके सारे एलिमेंट्स हैं, जब उनकी बात की जाती है तो कंसिस्ट वर्ड का यूज किया जाता है और कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है। जैसे यहां पर है द टीम कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर्स, टीम में 16 प्लेयर्स हैं, यानी कि वो टीम 16 प्लेयर्स से बनी है।
है ना, वो टीम 16 प्लेयर्स से बनी है, इसीलिए द टीम कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर्स। ऐसे नहीं कह सकते द टीम इज कंसिस्टिंग ऑफ 16 प्लेयर्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 240 पेजेस, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 240 पेजेस, यानी कि इस किताब में 240 पेजेस हैं, 240 पेजेस से यह बुक बनी है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेटिव वर्ब का यूसेज, परसेप्शन। परसेप्शन इसमें आता है सी, हियर, स्मेल एंड टेस्ट। सी, हियर, स्मेल एंड टेस्ट को हम कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आई सी अ बर्ड, मैं एक पक्षी देखता हूं, ये करेक्ट है। अगर आपने बोला कि मैं एक पक्षी देख रहा हूं, हिंदी में तो करेक्ट है, लेकिन इंग्लिश में अगर आपने ये बोल दिया आई एम सीइंग अ बर्ड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आई एम सीइंग अ बर्ड रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। सी को कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, लेकिन जब कंटिन्यूअस टेंस में सी का यूज किया जाता है ना, तब उसका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। सी को जब हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तब इसका मीनिंग हो जाता है मीट। मीट यानी कि मिलना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई एम सीइंग अ डॉक्टर इन द इवनिंग, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि मैं एक डॉक्टर से शाम में मिल रहा हूं। ठीक है, मैं एक डॉक्टर से शाम में मिल रहा हूं, आई एम सीइंग अ डॉक्टर इन द इवनिंग। तो सी का अगर कंटिन्यूअस टेंस में हमने यूज किया एज अ मेन वर्ब, तो वहां उसका मीनिंग हो जाता है मिलना। और आई एम सीइंग अ बर्ड ऐसे बोला तो ये रॉन्ग होगा, मैं एक पक्षी देख रहा हूं, हिंदी में कह सकते हो, इंग्लिश में होगा आई सी अ बर्ड। सिमिलरली नेक्स्ट, यू डोंट हियर व्हाट आई एम सेइंग। यू डोंट हियर व्हाट आई एम सेइंग, तुम सुन नहीं रहे हो जो मैं कह रहा हूं। तुम सुन नहीं रहे हो जो मैं कह रहा हूं। दोस्तों हिंदी में हम कहते हैं तुम सुन नहीं रहे हो, मगर इंग्लिश में होगा यू डोंट हियर। अगर आपने बोला कि यू आर नॉट हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यू आर नॉट हियरिंग नहीं होगा, यू डोंट हियर, ये करेक्ट है दोस्तों। हियर को मेन वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में यूज मत करना। नेक्स्ट है आई स्मेल समथिंग बर्निंग। ये स्मेल जो है ये भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। अगर आपको बोलना है कि मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है, मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है, बोल रहे हो आप हिंदी में कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन इंग्लिश में नहीं यूज करोगे। इंग्लिश में उसका सेंटेंस यही होगा आई स्मेल समथिंग बर्निंग। आई स्मेल समथिंग बर्निंग। अगर आपने बोला आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, तो ये रॉन्ग है। आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग नहीं, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। नेक्स्ट है दोस्तों टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट, और यहां गलती से टेस्ट लिख दिया गया है, करेक्ट है टेस्ट, TASTE, टेस्ट होता है। दिस हर्बल कॉन्कॉक्शन टेस्ट बेटर। दिस हर्बल कॉन्कॉक्शन टेस्ट बेटर, यानी कि हर्बल का दोस्तों मीनिंग होता है जड़ी बूटियों से बना हुआ, और कॉन्कॉक्शन का मतलब होता है काढ़ा। काढ़ा या कोई भी मिक्सचर जो पीने के लिए यूज किया जाता है, कई चीजों से बना हुआ कोई भी पेय पदार्थ, ड्रिंक जो पीने के लिए यूज किया जाता है, उसे कॉन्कॉक्शन कह सकते हैं, और जनरली ये काढ़ा के लिए यूज होता है। तो ये जड़ी बूटियों से बना हुआ काढ़ा कड़वा टेस्ट कर रहा है। हिंदी में आप बोल सकते हो जड़ी बूटियों से बना काढ़ा जो है कड़वा टेस्ट कर रहा है, बिटर यानी कड़वा। लेकिन आप इंग्लिश में नहीं कह सकते कि दिस हर्बल कॉन्कॉक्शन इज टेस्टिंग बिटर। इज टेस्टिंग बिटर रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट समझिए। अब जो अदर कॉमन स्टेटिव वर्ब्स हैं उनको देख लीजिए, बहुत इजी हैं। आई अग्री विद यू करेक्ट है, आई डिसअग्री विद यू ये भी करेक्ट है। आई अग्री विद यू मतलब मैं आपसे सहमत हूं, आई डिसअग्री विद यू मैं आपसे असहमत हूं, यानी कि सहमत नहीं हूं। अब ये मत लिख देना कि आई एम अग्रीइंग विद यू या आई एम डिसअग्रीइंग विद यू, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। या आई एम अग्री या आई एम डिसअग्री ये भी रॉन्ग है। आई अग्री होता है या आई डिसअग्री होता है। नेक्स्ट है शी डिपेंड्स ऑन मी। डिपेंड वर्ब है, शी डिपेंड्स ऑन मी मतलब वह मुझ पर निर्भर है। ठीक है, वह मुझ पर निर्भर है। डिपेंड को भी आप एज ए मेन वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। मैटर का मतलब होता है
महत्व होना या फर्क पड़ना, महत्व होना या फर्क पड़ना। इट मैटर्स अ लॉट टू मी, इसका मेरे लिए बहुत महत्व है, यानी कि इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। इट मैटर्स अ लॉट टू मी। नेक्स्ट है यू डिजर्व दिस जॉब। डिजर्व को भी आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। डिजर्व का मतलब होता है लायक होना। यू डिजर्व दिस जॉब मतलब आप इस नौकरी के लायक हैं। फिर है फिट। फिट को भी आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जींस मुझे फिट नहीं आ रही है। ये हिंदी में तो ठीक है, इंग्लिश में रॉन्ग हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते आई एम नॉट फिटिंग इनटू दीज जींस एनी मोर, ये रॉन्ग है। करेक्ट है आई कांट फिट इनटू दीज जींस एनी मोर, अब मैं इस जींस में फिट नहीं आता हूं, या फिर यह जींस मुझे अब फिट नहीं आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत होना या खर्चा लगना, कीमत होना या खर्चा लगना। हाउ मच विल इट कॉस्ट, ठीक है, इसका मतलब है कितना खर्चा आएगा या ये कितनी कीमत की होगी। ठीक है, ये कितना खर्चा आएगा या इसकी कीमत कितनी होगी। अगर आपको हिंदी में आप पूछ लेते हो ना कई बार कि कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, ये काम करवाने में कितना खर्चा आ रहा है, तो आप इंग्लिश में ऐसे नहीं कह सकते हाउ मच इज इट कॉस्टिंग। हाउ मच इज इट कॉस्टिंग बोला तो रॉन्ग हो जाएगा। हाउ मच डज इट कॉस्ट या हाउ मच विल इट कॉस्ट होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ओ। अगर आपको किसी से कुछ लेना है, ठीक है, और कोई इंसान वो आपको देने वाला है, तो उसके लिए हम ओ का यूज करते हैं। ओ, ओ डब्ल्यू ई का प्रोनाउंसिएशन है ओ। ओ का मीनिंग होता है देना है, यानी कि आपने किसी के लिए कुछ किया है, बदले में वो आपको कुछ देगा, तो देना है जब बोलना रहेगा तो ओ का यूज होगा। इंग्लिश में बोलते हैं हैव टू, हैव टू। ठीक है, देना है। यू ओ मी 2000 रुपीज, आपको मुझे 2000 रुपए देने हैं, आपको मुझे 2000 रुपए देने हैं भाई, मतलब आप मुझे दोगे 2000 रुपए। यू हैव टू गिव मी 2000 रुपीज। ठीक है, यू ओ मी 2000 रुपीज। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस भी ओ का ही है। रीना ओज मीना एन एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब है रीना को मीना को एक एक्सप्लेनेशन देना है, यानी कि उसने कुछ किया होगा या फिर नहीं किया होगा, उसका एक्सप्लेनेशन देना है रीना को। रीना देगी किसको? मीना को देगी एक्सप्लेनेशन। इंग्लिश में इसी को दूसरे तरीके से कहेंगे रीना हैज टू गिव एन एक्सप्लेनेशन टू मीना। रीना हैज टू गिव एन एक्सप्लेनेशन टू मीना। तो ओ को आप कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करेंगे। लास्ट जो वर्ब है जिसको आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते वो है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के जैसा दिखना, किसी व्यक्ति या वस्तु की जैसा दिखना। जैसे यू रिजेंबल योर मदर, यू रिजेंबल योर मदर। ठीक है, यू रिजेंबल योर मदर, तुम अपने मां की तरह दिखती हो, तुम अपनी मां की तरह दिखती हो। हिज हाउस रिजेंबल्स अ शिप, उसका घर शिप की तरह दिखता है, उसका घर शिप की तरह दिखता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करें इसको और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।